आज हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी जुड़ी हुई हैं। महुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार। 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 तो आज ठीक। जिस तरीके से हमने संसद में देखा कि विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और पूरे हम्म। संसद का जो ये मानसून सत्र है, ये हंगामेदार रहा है मणिपुर के मुद्दे को लेके। तो सबसे पहले जी। महुआ जी, मैं ये जानना चाहूंगा और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के पीछे वजह क्या थी। देखिए, आप सभी ने देखा ही होगा कि विपक्ष, यानी कि अभी हम लोग उसको विपक्ष नहीं कह रहे हैं, टीम इंडिया। हम जी। लोगों ने जो गठबंधन है विपक्षी पार्टियों का, उसका नाम इंडिया रखा गया है। उसका फुल फॉर्म भी आप जानते ही होंगे, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो ये इंडिया की जो टीम है, ये चाह रही है कि इतनी बड़ी घटना हो गई मणिपुर में, पिछले 3 महीने से वहां आग लगी हुई है और महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हो रही है, जो वीडियो वायरल हुए हैं आपने देखा होगा, कि इतने बड़े मुद्दे पे माननीय प्रधानमंत्री जी आकर सदन में बोले। और उनके बोलने के बाद तमाम सांसद और तमाम जो भी वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोग अपनी अपनी राय रखे कि कैसे देश समस्या का हल निकाला जा सके और क्या कारण है कि वहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 5 दिन हो गए, अभी तक सदन में आकर उन्होंने नहीं बोला। इसी को लेकर ये वॉकआउट भी हम लोग बार बार कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि वो बोले। तो जब हर तरह से कोशिश कर ली गई और जिस तरह का रवैया राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोलने के लिए खड़े होते हैं, माननीय खड़गे जी, तो उनकी बातों के बीच में उनको बोलने नहीं दिया जाता है। किस तरह से सत्ता पक्ष वाले व्यवधान पैदा करते हैं, किस तरह से उनके बोलने के बीच में माइक ऑफ कर दिया जाता है, जो कि अत्यंत असंसदीय आचरण है। और बार बार 267 का नोटिस विपक्षी पार्टियों की तरफ से, आई मीन इंडिया टीम की तरफ से दिया जा रहा है। कल लगभग 50 से ऊपर नोटिस 267 के दिए गए और इसके अलावा आज भी 47 नोटिसेस पड़े। इसके बावजूद पता नहीं क्यों इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती है सत्ता पक्ष। इसी को लेकर जब हर तरह से प्रयास करके थक गई, तो क्वेश्चन जो हम लोग देते हैं उसके बीच में भी उन बातों को रखा गया, उनको भी रोक दिया गया, उनको भी बोलने नहीं दिया गया। मणिपुर उच्चारण से ही लगता है सत्ता पक्ष प्रॉब्लम है। और बार बार कोशिश करने के बावजूद, हर तरह से जब कोशिश कर लेने के बाद नहीं आए माननीय प्रधानमंत्री जी, तब जाकर ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ी। जी। तो लेकिन ये है कारण जी। लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं या पक्ष की बात करूं, तो इसमें गृह मंत्री ने सदन में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बाद प्रधान आपको मैं एक बात बता दूं जी। मैं देखिए, प्रधानमंत्री। सवाल पूरा कर हाँ, सवाल कीजिए। कि हाँ, ठीक है। मंत्री ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और हम्म। तो का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर उस पर अपनी व्याख्या और दुख प्रस्तुत कर भी दिया है। और जिस तरीके से सदन में गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि हम उसके लिए तैयार है, और जिस तरीके से आज राज्यसभा चेयरमैन ने भी कहा कि हम शॉर्ट नोटिस में उस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार है, तो उसके बाद विपक्ष विपक्ष को क्या परेशानी हो रही है। हाँ, अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहली बात कि जब कहीं भी किसी भी राज्य में जब हिंसा होती, मान लीजिए लोकल किसी थाने में ही होती होगी, थाने के क्षेत्र में ही होती होगी, तो जी। जब विपक्षी पार्टियां या सत्ता पक्ष या जहां पर जिसकी सरकार है, उसके बाहर के लोग जब उस घटना के लिए वहां के मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार मानते हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जिस पर बोले, मान लीजिए ममता जी के क्षेत्र में कुछ होता है तो किसी थाने में ही होता होगा, लेकिन थाना प्रभारी से या वहां के एसपी से नहीं बात की जाती। वो चाहते हैं कि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आकर इसका जवाब दे, उनसे इस्तीफे की मांग की जाती है कि नहीं जाती है? जी। कहीं भी लेकिन क्राइम लेकिन होता है तो संसद लेकिन लेकिन मुख्यमंत्री जी, तो मान लीजिए। संसद की जो प्रक्रिया होती है महुआ जी, उसमें एक प्रोटोकॉल होता है। हाँ। प्रोटोकॉल के तहत अब किस मुद्दे पे किसे बोलना है, ये पक्ष पक्ष जो सरकार में है वो प्रोटोकॉल के तहत सामने आते हैं। तो अब इस पे प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन आप लोगों का देखिए, ये यही मांग कि प्रधानमंत्री ही बोले, ये कहाँ तक वाजिब है। आपने देखा होगा कि ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर या आपके माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हाँ, हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन जब मणिपुर हिंसा के बीच में वो गए थे, वहां 3 दिन रहे, तो उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पूर्ण रूप से शांति है। जी जब पूर्ण रूप से शांति है तो फिर आपने वहां का इंटरनेट कनेक्शन क्यों बंद करा दिया? बाकी राज्यों में, राजस्थान में, अब वेस्ट बंगाल में तो आपने इंटरनेट कनेक्शन बंद नहीं किया, वहां करा दिया। अगर पूर्ण रूप से शांति थी तो वो क्यों किया? दूसरी बात, जब आपने कहा शांति है, उसके बाद जो वीडियो वायरल हुए, उसके बाद जो आगजनी की घटनाएं हुई, उसके बाद जो वहां पर नरसंहार हुआ, तो उसके लिए जब वहां के माननीय अमित शाह जी की बातों पर अब टीम इंडिया अगर भरोसा नहीं कर पा रही है, और वो चाह रहे हैं कि जिसको जनता ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया या जिनको उस पद पे उन्होंने बैठाया, वो विदेश में जाकर बात कर सकते हैं, वो मीडिया में आके कुछ बोल सकते हैं, लेकिन सदन में आके वो क्यों नहीं बोलेंगे? ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात रखें। और लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों को पूरी तरह से आजादी है कि वो इसकी मांग करें, और इसीलिए उन्होंने मांग की है। 267 का जो नोटिस है संविधान में, देखिए कि वो कितना पावरफुल है। उसमें ऐसी मांग होती है कि अगर वो उसकी मांग होती है तो उसके लिए समय कोई निर्धारित नहीं होता कि इतने घंटे तक ही हो। जी बाकी सत्ता पक्ष जो चाह रही है उसमें तो निर्धारित समय होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का क्या है, वो तो एक लिमिट में आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें है कि अनलिमिटेड टाइम होता है। इतना गंभीर मसला है, जेनोसाइड हो रहा है हमारे देश के एक अंग में, एक प्रदेश में, तो कम से कम सबको बोलने का अधिकार तो है ना भाई। हो सकता है उसी के बीच से कोई रास्ता निकले, हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारी भारत की थू थू हो रही है। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपने वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया, यही अगर किसी दूसरे राज्य में होता तो तुरंत कहते कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। चूंकि आपकी सरकार है तो आप उस पर मौन है। और मान लीजिए महिलाओं पर हिंसा हो रही है, लेकिन महिला और बाल विकास मंत्री कहाँ है? उन्होंने एक बयान नहीं दिया। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन कहाँ है? राष्ट्रीय महिला आयोग की, उनका कोई बयान नहीं आया, जबकि वे छोटे छोटे मुद्दों पर इतना भाषण वो देते हैं, उनका वक्तव्य नहीं आया। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार बिल्कुल ही गंभीर नहीं है इस मामले को लेकर। और तभी जाकर ये विपक्ष को या टीम इंडिया को अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनका सत्ता पक्ष से विश्वास ही उठ गया सरकार से। ये है कारण। आपने आपने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कही, जो आज जी। प्रस्ताव पास हुआ है और उसे ओम बिरला जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, लोकसभा स्पीकर ने एक्सेप्ट हम्म। कर लिया है। अब मैं थोड़े जी। पास्ट में जी। जाऊं तो 2018 में भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी सरकार के अगेंस्ट आया था। उस वक्त हम्म। और आज एक वीडियो भी बीजेपी की तरफ से वायरल है, या मैं कहूं कि उस समय के संसद के या का जो हम्म। वीडियो है वो आज जनता के सामने है, जिसमें कि प्रधानमंत्री ये लोकसभा के बीच लोकसभा में खड़े होके ये कह रहे हैं कि 2018 आप लोग 2023 की तैयारी कर लो, क्योंकि 2023 में भी एक इसी तरीके का नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लोगों को लाना पड़ेगा। ये वीडियो आज पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है और हर लोग। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी का प्री प्लान है, या बीजेपी इसको या प्रधानमंत्री इस चीज को भाप चुके थे 2018 में ही, और उसी को टीम इंडिया उसको फॉलो कर रही है? पता नहीं, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन टीम इंडिया तो जो तात्कालिक परिस्थिति है उससे बाहर अपने देश को निकालने के लिए पूरी जनता देख रही है। सदन में जब कोई कार्रवाई होती है तो जनता देख रही है, जनता के प्रति हम जिम्मेदार हैं। और जनता को लग रहा है कि यहाँ तक कि आपको पता होगा कि मणिपुर से कई बुद्धिजीवी, स्पोर्ट्स के क्षेत्र की खिलाड़ी, मतलब बड़ी खिलाड़ी, वो भी पत्र लिखकर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि ये मणिपुर जल रहा है, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। लेकिन दूसरे राज्यों के चुनाव को देखते हुए उन्होंने अपना मुंह बंद रखा, वहां से न्यूज को दबा के रखा। अब धीरे धीरे वो वीडियोस बाहर आ रहे हैं, तब पता चल रहा है कि वहां एक्चुअल में क्या हुआ था। जब आपके पास वो लोग पत्र लिख रहे थे, आपको फोन कर रहे थे, अभी वो चीजें वायरल हो रही हैं, तो आप क्यों चुप रहे? आप क्यों विदेश भ्रमण करते रहे? क्या आपका दायित्व नहीं था कि आप वहां जाए और स्थिति को संभालें? आप सोचिए कि एक छोटे से गांव में अगर 800,000 की संख्या में जो लोग गए और उस कुकी समुदाय पर उन्होंने हमला किया, उस गांव की क्या स्थिति हो सकती है? आप एक तरफ सैनिकों का सम्मान करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वहां मणिपुर में जिस महिला को नग्न करके घुमाया गया था, उसके पति कारगिल युद्ध में वो सूबेदार थे उस समय। जी तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वो अपने देश की रक्षा तो कर लिए, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। तो इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? आपकी महिला मंत्री इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है कि उसने एक बयान तक नहीं दिया? तो इस तरह से मुझे लगता है कि इतना सब कुछ घटित हो जाने के बाद
टीम इंडिया के पास कोई और चारा नहीं था अविश्वास प्रस्ताव लाने के अतिरिक्त, इसीलिए इसके लिए पत्र लिखा गया। जी, ये महिला सुरक्षा की बात तो हमारे देश में बहुत पहले से होती आ रही है, और ये बहुत ही इस घटना से पूरा देश शर्मसार है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो पक्ष हो या विपक्ष हो, ये दोनों मान रहे हैं कि ये घटना जो है वो पूरे भारतवर्ष को शर्मसार करती है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जैसा आपने आपने एग्जाम्पल दिया ममता बनर्जी का और राजस्थान का, बंगाल का, आप झारखंड से आती हैं और झारखंड से आप राज्यसभा सांसद हैं, तो बीजेपी और बीजेपी का ये हमेशा से, जिस समय से ये घटना उठी है तब से बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष जो है वो राजस्थान में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर तो कुछ नहीं बोलती, झारखंड में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जैसे रूबिका पहाड़िया की केस ले लूं या अंकिता का केस ले लिया जाए, तो उस पर तो विपक्ष कुछ नहीं कह रहा है। वो फिर जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में जो महिलाओं पर, आदिवासी महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर विपक्ष बात नहीं कर रहा। तो जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो ये वार और पलटवार का दौर है पॉलिटिकल पार्टियों में। ये आपको नहीं लगता कि ये वार और बयानबाजी से ऊपर उठ के महिला सुरक्षा पे एक ठोस कदम उठाया जाए? बिल्कुल, मैं भी यही आपको याद होगा कि झारखंड में जब इस तरह की कोई घटना हुई थी तो कई सांसद, भाजपा के कई सांसद हवाई जहाज में करके झारखंड आए थे, और आकर उन्होंने कुछ पैसे देकर एक तरह से ड्रामा ही किया था। अब मणिपुर वो क्यों नहीं जा रहे हैं? और जहां तक बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल की, तो कुछ महिलाओं के बीच जो झगड़ा हुआ, महिलाओं ने महिलाओं के साथ उस तरह का बर्ताव किया, वो जेनोसाइड नहीं था। मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत अच्छा हुआ, वो भी बहुत गलत था, लेकिन उसे चूंकि महिलाओं के साथ महिलाओं का था तो उसे कंट्रोल किया गया। झारखंड में भी जो हुआ, अविलंब उनकी गिरफ्तारी हुई। और यहाँ तो मणिपुर में आपने देखा होगा कि घटना 4 मई की है और 18 मई को बहुत मुश्किल से उसकी थाना में केस दर्ज किया जाता है, और उसमें भी ऐसी धाराएं लगा जाती हैं जिसमें कि गैंगरेप की बात रहती ही नहीं है, केस को हल्का करने की कोशिश होती है। तो हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। और बंगाल में जो चुनावी हिंसा थी उसमें आपको पता होगा कि 17 लोग जो मारे गए थे, तो वो तृणमूल कांग्रेस के ही थे, सत्ता पक्ष के ही थे वहां के। और बंगाल में एक रिकॉर्ड रहा है उसका, हमेशा देखा गया है कि चुनाव के पहले चुनावी हिंसा वहां पर बहुत साल से हर सरकार में होता रहा है। ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, गलत है, लेकिन इस तरह की टेंडेंसी वहां रहती है और स्थानीय स्तर पर उस पर कार्रवाई भी की जाती है, उसे रोका भी जाता है। झारखंड में जो भी घटनाएं हुई, अविलंब गिरफ्तारियां हुई, हम लोगों ने अपनी सरकार के से कह के हम लोगों ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की और उसमें गिरफ्तार हुए उनको कानून के हवाले कर दिया गया। लेकिन यहाँ तो आतताई खुलेआम घूम रहे हैं, वो पूरा का पूरा गांव उठा के ले जा रहे हैं महिलाओं को। ये जेनोसाइड की घटना है और वहां पर हमारे माननीय गृह मंत्री जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ सही है, शांति बहाल हो गई है। अगर नहीं बोला जाता तो निश्चित रूप से वहां पर उसे फौज के हवाले कर दिया जाता, वो लोग कंट्रोल कर लेते। जब आप पाकिस्तान से देश की सुरक्षा की बात करते हैं, चाइना से सुरक्षा की बात करते हैं, तो अपने देश के अंदर आपने क्यों नहीं उन्हें सुरक्षित किया? क्यों आपने तांडव होने दिया? क्यों आपने महिलाओं का अपमान होने दिया? अगर आप पहले ही अलर्ट हो जाते, पहले वहां पर उतने फोर्स भर देते, सुरक्षा बल वहां रहता, तो ये घटनाएं हो ही नहीं पाती। एक वीडियो आया था जिसमें एक युवक का गला काट के उसके घर के सामने टांग दिया गया था। अब सोच सकते हैं कि हम कहाँ जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में है क्या 17वीं शताब्दी में? तो यही है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको छोड़ देना चाहिए, गद्दी सत्ता छोड़ देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग आके उसे संभाले। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना। अब देखिए झारखंड में भी तो जिस समय भाजपा की सरकार थी पिछले दिनों 2019 से पहले, वहां पर किस तरह से आदिवासी और क्रिश्चियन को लड़ाया जा रहा था, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया जा रहा था। लोग ईद दशहरा में कहीं जा नहीं पाते थे डर से, एक गांव से दूसरे गांव में। पूरी तरह से वहां मॉब लिंचिंग की घटनाएं, एक हर नफरत पैदा करना हर कम्युनिटी के बीच में। अब हमारी सरकार आकर उसको रोकी है, वो कंट्रोल कर रही है। अब पूरे देश में धर्म के नाम पर और जाति में, ये में आप देखिए जो मैतेई समुदाय है उसमें हिंदू बहुल है, वो ईसाई है, कुकी, आपस में कैसे लड़ा रहे हैं उसको? क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हैं? फिर आप कर क्या रहे हैं? और जब हमारे गृह मंत्री जी से ये नहीं हो पाया, वहां जाके बोले कि शांति बहाली हो गई, तब विपक्ष ने या टीम इंडिया ने मांग की कि भाई खुद माननीय प्रधानमंत्री जी आए और आके इस पर बात करे ताकि कोई रास्ता निकल सके। जी, अब मैं संसद सत्र की बात करूं, पिछले कुछ दिनों से अभी एक्चुअली ना मुझे जी बस ये एक दूसरे चैनल पे बैठना। हाँ, अंतिम सवाल है
ये संसद सत्र की जी अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से संसद सत्र बिल्कुल ही ठप है और कोई कामकाज नहीं हो रहा है। आप लोगों ने अब नो जी। कॉन्फिडेंस मोशन भी ले आया है। तो अगर मैं 2018 के नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करूं और थोड़े से नंबर गेम पर बात करूं, तो उस वक्त भी जब वोटिंग हुई थी तो बीजेपी को 301 वोट मिले थे, और जो विपक्षी पार्टी थी उन्हें 272 वोट, मेजोरिटी के लिए 272 वोट की जरूरत थी, और बीजेपी को 301 वोट मिले थे। तो इस बार भी जो बीजेपी का जो वोट शेयरिंग है वो 300 के आसपास ही है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर इस पे वोटिंग होती है तब भी बीजेपी एक बहुत ही सुरक्षित प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, और फिर से वहां पर भी टीम इंडिया कहूं या जो कहूं, उनको फिर से वही 2018 का इतिहास दोहराना पड़ जाएगा? देखिए, होता यह है कि जनता किसी पर भरोसा करके उसे चुनाव जिताती है। भाजपा को भी बहुत भरोसे के साथ मणिपुर के लोगों ने भी जिताया, वहां मुख्यमंत्री भी भाजपा के ही हैं। पूरे देश में जिताया, इससे उनका संख्या बल हो सकता है ज्यादा है या कम है, लेकिन कोई भी विपक्ष तो अपनी ताकत लगाएगा ना। टीम इंडिया तो हर प्रयास कर रही है। उसने तो शुरू में ही आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाने की बात कही। उन्होंने हर हर तरह का हथकंडा अपनाया। राज्यसभा में आपने देखा होगा कि 267 के नोटिसेस लग रहे हैं, बार बार वॉकआउट हो रहा है। एक हमारे एक सांसद को मामूली सी बात उनको हो गया, वो संसद के बाहर बैठे हैं। तो उसमें संख्या बल रहे या ना रहे, वोट मिले या ना मिले, विपक्ष या टीम इंडिया तो चाहेगी ना भाई कि अपना अंतिम प्रयास तक करते रहे। जीत और हार तो सब में लगी रहती है। वो तो बात की बात है कि क्या होने वाला है, लेकिन लेकिन प्रयास तो रहेगा ना कि हमें आपके इसमें बोलने का आप मौका मिले। मैं अगर संसद सत्र की बात करूं, प्रयास आप लोगों का सराहनीय है, लेकिन संसद जो चलता है वो तो जनता के पैसे से चलता है, ये महुआ जी। और बिल्कुल। जिस तरीके से संसद को हम्म। नहीं चलने दिया जा रहा है, तो इसमें किसका नुकसान है? देश की जनता का नुकसान है, या देश की जनता के पैसे का नुकसान है, या फिर किसका नुकसान है? मैं इसको लेकर कहना चाहूंगी कि इसमें सत्ता पक्ष भी नहीं चाहती है कि चले सदन, क्योंकि विपक्ष तो चाहता है कि चले। उनको एक छोटी सी मांग मांगने में क्या दिक्कत है? माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश में बोल सकते हैं, जब मीडिया में बोल सकते हैं, तो उनको तो 2 ही मिनट लगेगा आके यहाँ बोलकर वो निकल सकते हैं। तो वो भी तो नहीं चाहते। और दूसरी बात, पिछले सत्र की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जैसे हमारी विपक्ष जिस जो मांग कर रही थी वो सार्वजनिक मांगे थी कि आप बात करो इस पर कि एलआईसी के पैसे का क्या हुआ, और इस पर बात कर रही थी। लेकिन वो कह रहे थे राहुल गांधी माफी मांगो। एक व्यक्तिगत बात को लेकर उन्होंने भी सदन को चलने नहीं दिया। तो इसमें आपको ये भी देखना है कि सिर्फ विपक्ष पर या टीम इंडिया पर दोषारोप न किया जाए। सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि वो कुछ ऐसा बर्ताव करे कि सदन चले। सभी लोग चाहते हैं, और मेहनत से सब लोग क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं सदन के पहले और सत्र के पहले, और वो डेली आते हैं, अपने बहुमूल्य समय देते हैं। वो चाहते हैं अपने क्षेत्र से चले आते हैं, तो बहुत सारा उनको काम भी रहता है। लेकिन जब सब लोग चाह रहे हैं कि ये सत्र चले, लेकिन सत्ता पक्ष भी तो नहीं चाह रही है ना। वो चाहे तो 2 मिनट में सत्र चल सकता है, शुरू हो सकता है। जी भाई, ये हम भी यही मनोकामना करते हैं कि संसद सत्र चले और जनता के पैसों का भरपूर इस्तेमाल हो। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी महुआ मांझी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। फिर किसी बड़े शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।